हेलो एवरीवन। तो आज लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। ओके। तो आज हम देखेंगे कितने तरह के मटेरियल हैं जो किस किस कैटेगरी में है। सबसे पहले, ठीक है ना, इसकी तीन कैटेगरी बना दी गई है। ठीक है। एक है आपका डायामैग्नेटिक, क्योंकि मैग्नेटिक बेसिस पे हमको देखना है, मैग्नेटिक मटेरियल की बात कर रहे हैं, तो तीन कैटेगरी है। एक है डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और थर्ड है फेरोमैग्नेटिक। ठीक है। तीन तरह के मटेरियल्स आपके हैं ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। आपका डायामैग्नेटिक मटेरियल है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल है और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। आज हम केवल जो है वो इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं। ठीक है। तो देखिए, क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि जो डायामैग्नेटिक है ना, इसकी प्रॉपर्टी आप अच्छे से समझ लीजिए। प्रॉपर्टी समझने में मतलब कि इसके प्लस और माइनस सब चीज़ें अगर आप अच्छे से समझ लेंगे तो आपको ये दोनों भी उसी के बेसिस पे सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो डायामैग्नेटिक क्या होता है और इससे, ठीक है ना, इसके रिगार्डिंग जो एक टर्म हम पिछले लेक्चर में यूज किए थे, जैसे एक जाई इज इक्वल टू वन प्लस, सॉरी, म्यू इज इक्वल टू वन प्लस जाई बोल दिए, या जाई इज इक्वल टू लिखना है तो म्यू माइनस वन लिख दीजिए। तो इसकी भी वैल्यू कैसे डिसाइड हो रही है कि इसकी वैल्यू प्लस माइनस, ठीक है, निगेटिव में आ रही है, हाई वैल्यू आ रही है, ठीक है ना, या स्मॉल वैल्यू लेनी है, क्या लेनी है, वो हम इसकी प्रॉपर्टी सीखने के बाद हम डिसाइड करेंगे। ठीक है। तो ये जो रिलेशन है वो परमेबिलिटी और ससेप्टिबिलिटी में है। ये जो प्रॉपर्टी होती है, ससेप्टिबिलिटी जो होती है वो, ठीक है, किसी भी मटेरियल का वो नेचर, ठीक है ना, जो ये डिफाइन करेगी वो डायमैग्नेटिक मटेरियल है या पैरामैग्नेटिक या फेरोमैग्नेटिक है। तो वैल्यू ऑफ जाई जो है वो उस, ठीक है, उसको कैटेगराइज करता है कि वो कौन सा मटेरियल है। ठीक है। तो जाई और परमेबिलिटी जो है परमेबिलिटी क्या होती है, वो एक तो मीडियम पे डिपेंड करती है। ठीक है। इफ मीडियम चेंज देन वैल्यू ऑफ जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होता है, इफेक्ट होता है ऑन डिपेंड ऑन। हम इस प्रॉपर्टी, इस रिलेशन को बाद में देखेंगे। सबसे पहले डायमैग्नेटिक मटेरियल। डायमैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है, देखिए, डायमैग्नेटिक मटेरियल की खास बात होती है कि अगर किसी डायमैग्नेटिक मटेरियल को, ठीक है ना, प्लेस करें हम इन अ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना, किसको, इफ डायमैग्नेटिक मटेरियल प्लेस्ड इन अ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, देन होता क्या है, अगर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, इफ फील्ड इज यूनिफॉर्म, एंड दूसरा क्या है, इफ फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म। क्या बोला मैंने कि अगर हम किसी डायमैग्नेटिक मटेरियल को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में ले जा रहे हैं, ठीक है, जहां मैग्नेटिक फील्ड है, तो क्या बिहेवियर शो करेगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है और मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है। अगर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो मान लीजिए ये क्या है आपका नॉर्थ पोल, ये क्या है, ठीक है ना, ये आपका मतलब मैग्नेट है, इसके बीच में मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो जो डायमैग्नेटिक मटेरियल है, ठीक है, अगर हम उसको किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ले जा रहे हैं, मान लीजिए ये यूनिफॉर्म, इसके बीच में ये जो साउथ और नॉर्थ पोल है, इसके बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है, तो ये जो डायमैग्नेटिक मटेरियल है वो कुछ इस तरीके से अरेंज हो जाएगा कि इस पे मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट कम से कम हो। ठीक है। देन मटेरियल, ठीक है ना, अरेंजमेंट इन such a manner that field effect is minimum। फील्ड इफेक्ट इज मिनिमम बोल दीजिए तो काम हो जाएगा।
इट मीन्स ये जो है ना वो क्या होगा, फील्ड के क्या होगा, इसका जो अलाइनमेंट है वो फील्ड के इस तरीके से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, ठीक है, ताकि उस पर फील्ड का कम से कम इफेक्ट हो। बात समझ में आ रहा है ना, यानी कि इसका जो अलाइनमेंट होगा मटेरियल का वो कुछ इस तरीके से होगा कि उस पर फील्ड का कम से कम इफेक्ट हो, ठीक है। लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म है, इफ नॉन यूनिफॉर्म देन, ठीक है ना, क्या होगा, जो डायमैग्नेटिक मटेरियल है वो ट्राई करेगा किधर, हाई यूनिफॉर्म फील्ड से लो यूनिफॉर्म की तरफ, देन मूव फ्रॉम, ठीक है, हाई, ठीक है ना, बी टू लो बी, मतलब हाई मैग्नेटिक फील्ड से लो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मूवमेंट होगा। और अगर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो ठीक है ना, तो आपका मटेरियल अरेंजमेंट इन सच अ मैनर दैट द फील्ड इफेक्ट इज थ्रू दिस मटेरियल इज वेरी लो, यानी फील्ड लाइन कम से कम इससे पास करें, कुछ इस तरीके से ये अरेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखने की चीज है। अच्छा, अब हो क्या रहा है, यानी कि फाइनली हो क्या रहा है कि जब फील्ड में ले जा रहे हैं तो हाई फील्ड से लो फील्ड की तरफ अगर मूवमेंट हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है कि रिपल्शन हो रहा है, यानी कि इन एक्सटर्नल फील्ड अगर हम डायमैग्नेटिक मटेरियल को प्लेस कर रहे हैं तो वो क्या कर रहा है, फील्ड एरिया से दूर भागने की कोशिश कर रहा है, यानी कि दूर जा रहा है। तो ऐसा कुछ तो हो रहा होगा, उसके बिहाइंड रीजन क्या है कि क्यों ऐसा दूर हो रहा है, ये दूर जा रहा है, ठीक है। तो अब हम इसके बाद क्या करेंगे, यही रीजन जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों वो दूर जा रहा है, ठीक है। अगर वो रीजन हम समझ गए तो फिर हम पैरामैग्नेटिक का और फेरोमैग्नेटिक के केस में भी सारी चीजें समझ जाएंगे। तो फर्स्ट हम डायमैग्नेटिक का समझते हैं, ठीक है, कि क्या है। तो अभी तो क्या था कि इसका नेचर हमने जान लिया कि ऐसा होता है कि डायमैग्नेटिक मटेरियलों को किसी भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में वो यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म हो प्लेस किया जाता है, तो कुछ वो इस तरीके से बिहेव करता है कि वो हाई फील्ड से लो फील्ड की जाने की तरफ कोशिश करता है, या अगर यूनिफॉर्म फील्ड है तो वो कुछ इस तरीके से अपने आप को अरेंज कर लेगा स्टेबल होने के लिए कि उससे फील्ड लाइन कम से कम पास हो, ठीक है। तो होता क्या है, देखो, अगर हम किसी डायमैग्नेटिक मटेरियल को लेते हैं तो देखो केमिस्ट्री में बात की जाती है कि डायमैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक क्या होता है। तो डायमैग्नेटिक इन टर्म्स ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बारे में बात की जाती है और पैरामैग्नेटिक के लिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात की जाती है। तो होता क्या है, जैसे मान लो कोई मटेरियल है, तो भाई इटसेल्फ ये क्या है, कोई भी चीज़ एटम से मिलकर बना है, ठीक है, तो इसके क्या है, स्मॉल जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है वो एटम है। एटम कंटेन क्या है, न्यूक्लियस पार्ट एंड एज वेल एज आउटर शेल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। तो जो हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एनी मटेरियल, तो उसमें होता क्या है कि आउटर शेल में जो इलेक्ट्रॉन की फीलिंग होती है वो कुछ कैसे है, उसी बात पे निर्भर करता है। तो आउटर शेल में जो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं उनका जो ऑर्बिटल है ना, जैसे मान लो अगर डी ब्लॉक में कितने होते हैं, 5 ऑर्बिटल होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन इसमें मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, 10। तो कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रॉन को फिल कर दिया जाता है, बस ऐसे ही रिमाइंड करना है। तो इसमें क्या है, अगर मान लो पूरा डी ऑर्बिटल पूरा फुल फिल है, कंप्लीट फिल है, तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन, किस हर एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन अगर 2 इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं तो उनका, ठीक है ना, उनको इस तरीके से फिल किया जाता है कि इनका जो स्टेबिलिटी क्या हो, यानी कि ठीक है ना, वो एकदम स्टेबल हो, यानी कि एनर्जी क्या हो, मिनिमम हो। तो एक इलेक्ट्रॉन अगर क्लॉकवाइज रोटेशन में होता है तो दूसरा क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में होता है, जिससे क्या होता है, स्टेबिलिटी जो है वो मेंटेन रहे, ठीक है, यानी कि मिनिमम एनर्जी रहे। तो कहने का डायमैग्नेटिक मटेरियल वो मटेरियल होता है जिनके ऑर्बिटल जो होते हैं वो कंप्लीट फील्ड होते हैं, ऐसे समझिए, ठीक है। अभी हमको ये नहीं जानना है कि किसके ऑर्बिटल कंप्लीट फील्ड होते हैं किसके नहीं होते हैं, फिलहाल हमको ये जानना है कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस इन विच, ठीक है ना, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी कि फुल्ली पेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन अ डायमैग्नेटिक मटेरियल। अब अगर किसी डायमैग्नेटिक मटेरियल में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो उस केस में क्या होता है, यानी कि ऑल के ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो उस केस में क्या होता है, देखो, जैसे मान लो यही डी ब्लॉक हमने बनाया था, ठीक है, मान लो कोई मटेरियल है जिसके डी ब्लॉक में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन है, तो ये पेयर्ड फॉर्म में है, ठीक है। तो 5 इलेक्ट्रॉन का रोटेशन क्या है, क्लॉकवाइज है, और बाकी जो 5 इलेक्ट्रॉन है उनका ठीक है ना, कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज है, ऐसे समझो, कुछ एंटी क्लॉकवाइज है और हाफ ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स क्या है वो क्लॉकवाइज है, समझने के लिए समझो।
कि हो क्या रहा है। सबसे पहले ये समझिए कि डायमैग्नेटिक मटेरियल है कंटेंट, ठीक है ना, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो दूसरे कैटेगरी में आता है, तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनके ऑर्बिटल कंप्लीट फील्ड होते हैं। उससे होता क्या है कि अगर हम ये कैटेगराइज कर लें कि जैसे मान लो ये कोई मटेरियल है जिसका डी ऑर्बिटल कंप्लीट फील्ड है, जिसमें 10 इलेक्ट्रॉन है तो 5, ठीक है ना, ऐसे समझाने के लिए। तो क्या होगा, हाफ ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो है वो अगर क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं तो हाफ ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी, ठीक है ना, ऑर्बिटल में क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन मोशन में है ऐसे समझो, तो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट मीन्स, ठीक है ना, करंट। अगर हम कहें कि ये क्या है, ऑर्बिटल है, इसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है तो क्या है, इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन में जस्ट करंट, ठीक है। तो ऐसे समझो कि इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन में करंट का डायरेक्शन होगा। तो अब अगर ये कोई लूप है जिसमें करंट कैरिंग लूप है, तो इसकी वजह से इसका मैग्नेटिक मूवमेंट क्या मिलेगा, अगर इसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो इसके पहले अभी चैप्टर चल ही रहा था लास्ट चैप्टर में, तो मूविंग ऑफ करंट की वजह से क्या होगा, स्क्वायर में मूवमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, मैग्नेटिक मूवमेंट। तो जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा होता है उस डायरेक्शन में राइट हैंड को कर्ल करते हैं तो मैग्नेटिक मूवमेंट मिलता है। तो अगर ये क्लॉकवाइज है तो मैग्नेटिक मूवमेंट इनसाइड, तो इस केस में जो मैग्नेटिक मूवमेंट होगा वो किधर मिलेगा, अंदर की तरफ, ठीक है। और इस केस में अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है तो राइट हैंड को कर्ल करेंगे तो आउटसाइड में, ऐसे समझो। ये मैग्नेटिक मूवमेंट है स्मॉल एम, यानी इस केस में, यानी कि हाफ ऑफ द इलेक्ट्रॉन की वजह से मैग्नेटिक मूवमेंट अंदर की तरफ, हाफ ऑफ द इलेक्ट्रॉन की वजह से मैग्नेटिक मूवमेंट बाहर की तरफ। तो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगा, ठीक है ना, कुछ प्लस के साथ और कुछ माइनस के साथ, और दोनों जो प्लस और माइनस है उनका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, ये भी हाफ ऑफ द इलेक्ट्रॉन की वजह से, ये भी हाफ ऑफ द इलेक्ट्रॉन की वजह से, तो क्या होगा, वो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट जीरो मिलेगा। क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। नेट मैग्नेटिक मूवमेंट ड्यू टू पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स, ठीक है ना, बिकॉज पैरामैग्नेटिक diamagnetic materials have no unpaired electrons, fully paired electrons, due to this reason net magnetic moment, ठीक है, is zero। अब जब नेट मैग्नेटिक मूवमेंट जीरो होगा तो अब अगले केस में आते हैं। अगला केस क्या है कि अगर हम इस मटेरियल को किसी एक्सटर्नल फील्ड में प्लेस कर दें, तो एक्सटर्नल फील्ड में प्लेस कर देंगे तो इसी पिक्चर को ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए क्लॉकवाइज फ्लो है और ये एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो होगा क्या है, जैसे मान लीजिए कि कोई चीज अगर सर्कुलर वे में घूम रही है, ठीक है ना, किसी सेंटर के चारों ओर अगर किसी, ठीक है ना, घूम रहा है अगर कोई चीज, तो क्या होता है, सेंटर की तरफ एक फोर्स मिलता है, कौन सा, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन भी, इसको भी सेंटर की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स मिलेगा, इसको भी। कोई भी चीज अगर सर्कुलर वे में घूम रही है ना, तो उसको कोई ना कोई फोर्स क्या हुआ है, बैलेंस किया हुआ है, ठीक है ना। और ऐसे भी समझो कि न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, अगर वो बाइंड है किसी न किसी एनर्जी से, तो समथिंग कुछ फोर्स से बाइंड है वो इलेक्ट्रॉन, ऐसे समझो। ये चीज बैठा लो कि अभी इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, पाथ को फॉलो कर रहा है, अच्छा कोई चीज बाइंड ना हो तो क्या होगा, वो यहाँ घूमेगा, वो इस क्लास से बाहर चला जाएगा, ऐसे समझो। तो यानी किसी एनर्जी से बाउंड है। तो समझो कि यहाँ पे अगर कोई चीज सर्कुलर वे में घूम रहा है तो एक फोर्स लग रहा है जो उसकी डायरेक्शन की तरफ, सेंटर की तरफ। अब होगा क्या, जैसे मान लो ये इलेक्ट्रॉन है इधर क्लॉकवाइज घूम रहा है, हाफ ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या किए कि मैग्नेटिक फील्ड लगा दिए, क्या लगा दिए, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जिसकी डायरेक्शन जो है वो ऐसे हमने दे दिया, इधर भी दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हमने ये डायरेक्शन दे दिया, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ ऐसे है, ठीक है। तो अब होगा क्या, जैसे मान लो इसकी वजह से, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक्सटर्नल फील्ड आ गया, मैग्नेटिक फील्ड आ गया, और ये क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है इस डायरेक्शन में, यानी किसी न किसी स्पीड से रिवॉल्व कर रहा होगा, मान लो v स्पीड से ये रिवॉल्व कर रहा है। तो अब इस पे क्या होगा, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दिस इलेक्ट्रॉन गेट द फोर्स, ठीक है ना। ड्यू टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रॉन को क्या मिला, फोर्स मिला। अभी तो वो, ठीक है ना, कोई फील्ड नहीं था तो घूम रहा था। अभी एक्सटर्नल फील्ड में क्या होगा, ड्यू टू दिस मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, क्या होगा, एफ जो होता है क्यू वी क्रॉस बी, इसकी वजह से क्या होगा, एक फोर्स मिलेगा। तो समझो, जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, मान लो उस समय इलेक्ट्रॉन किसी मूवमेंट पे इस पॉइंट पे आ गया, तो उसका फोर्स का डायरेक्शन इधर है, ठीक है, ठीक है। अब देखो ये ऐसे है, ये वर्टिकल नहीं है, ऐसे, ऐसे है और नीचे ऐसे है, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ है, ठीक है। तो अगर ये ऐसे है तो मान लो इस
अगर ये सर्कुलर वे ऐसे है, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे मान लो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है अभी, ठीक है, तो क्लॉकवाइज इस पॉइंट पे आया तो उस समय इसका वेलोसिटी वेक्टर इधर की तरफ होगा और मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ। तो अगर हम इस फॉर्मूले से निकालें फोर्स तो क्या होगा, v वेक्टर उधर है, b नीचे है, तो फोर्स आउटवर्ड, यानी कि अगर हम कहें कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन को फोर्स किधर लगेगा, आउटवर्ड, यानी कि एक केस में फोर्स अगर आउटवर्ड लग रहा है तो दूसरे केस में, देखो हम समझाने के लिए तुमको समझा रहे थे, अगर ये क्लॉकवाइज मान लो कोई सर्कुलर पाथ है, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है, अगर रोटेट कर रहा है तो इस पॉइंट पे आया, तो जब इस पॉइंट पे पर्टिकुलर इंस्टेंटली यहाँ पे उसका वेलोसिटी वेक्टर इधर शो करेगा, जब यहाँ आएगा तो इधर शो करेगा, ऐसे ही होगा। तो इस पॉइंट पे सब इमेजिन करो कि इलेक्ट्रॉन रुका है तो इसका वेलोसिटी वेक्टर इधर और फील्ड नीचे की तरफ, ठीक है, तो राइट हैंड को लेंगे उधर घुमाएंगे, ऐसे करेंगे तो फोर्स इधर की तरफ। तो इस केस में यहाँ क्लॉकवाइज रोटेशन है ऐसे समझो, तो नीचे वाले केस में सर्कुलर में वो एंटी क्लॉकवाइज, हाफ ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज जब मूव करेंगे, ठीक है, तो बी उधरी है, बस होगा क्या, v का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर इधर, तो फोर्स का डायरेक्शन अंदर, यानी कि इसी पॉइंट पे हम कंपेयर कर रहे हैं, इस जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया ऐसे, तो उस केस में वेलोसिटी वेक्टर इधर, तो उस केस में इस पे फोर्स लगेगा इधर, सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स, ठीक है। अब दोनों केस में क्या हो रहा था कि अगर कोई चीज, ठीक है ना, किसी सर्कुलर पाथ को फॉलो करके रोटेट कर रहा है तो एक सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है अंदर की तरफ, तो इस केस में जो सेंट्रीपिटल है मान लो एफ डैश है, इस केस में जो है वो एफ डैश है, ठीक है, तो एफ डैश जो है वो अंदर की तरफ लग रहा है और यहाँ एफ, ये जो एफ है वो ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फील्ड वो बाहर की तरफ लग रहा है, तो यहाँ पे एफ नेट जो है वो क्या हो जा रहा है, कुछ कम हो जा रहा है ड्यू टू दिस फोर्स। नेट की बात ना करो, अब हम ये बोल देंगे, मान लो इस फोर्स के अपोजिट कोई फोर्स अगर लग गया ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ नेट इफेक्ट क्या हो रहा है, इन दिस केस, ठीक है ना, नेट वेलोसिटी रिड्यूस, बिकॉज क्या हुआ कि सेम इलेक्ट्रॉन पे क्या हुआ, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग गया, तो क्या हुआ, कुछ समहाउ वेलोसिटी रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है, नहीं दिख रहा है यहाँ पे, तो रिड्यूस्ड, यानी कि कुछ वेलोसिटी क्या होगी, पहले केस में क्या होगी, रिड्यूस, और इस केस में क्या होगा, सेम डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, तो इन दिस केस भी इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीमेंट ऑफ वेलोसिटी या डिक्रीमेंट ऑफ वेलोसिटी, यहाँ क्या होगा, द वैल्यू ऑफ करंट शुड बी डिक्रीज एंड द वैल्यू ऑफ करंट शुड बी इंक्रीज, यहाँ पे आई वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज, और यहाँ पे समझाने के लिए समझिए, आई वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज, जब आई डिक्रीज हुआ तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा वो क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा, तो मैग्नेटिक मोमेंट मान लो डेल्टा एम डिक्रीज कर गया, यानी कि पहले कुछ रहा होगा, पहले मैग्नेटिक मोमेंट मान लो रहा होगा, कैपिटल एम से लिख दो, और डेल्टा एम डिक्रीज कर गया, और इस केस में मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो क्या हो गया, पहले मान लो एम रहा होगा और डेल्टा एम इंक्रीज कर गया, क्यों, क्योंकि हम क्या बता रहे हैं कि इस केस में जो नेट इफेक्ट ऑफ वेलोसिटी है वो रिड्यूस हुआ, और इस केस में वेलोसिटी जो है वो इन प्रेजेंस ऑफ फील्ड क्या हुआ, वो इंक्रीज किया, वेलोसिटी इंक्रीज मतलब इफेक्ट ऑफ करंट इज, ठीक है ना, इंक्रीज, रिड्यूस मतलब रिड्यूस, तो वैल्यू ऑफ करंट डिक्रीज मतलब नेट मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगा, ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट इन अ सर्कुलर वे, ठीक है ना, मैग्नेटिक मूवमेंट मिल रहा है क्योंकि डाइपोल क्रिएट हो रहा है, ठीक है, सॉरी मैग्नेटिक डाइपोल क्रिएट हो रहा है, तो मैग्नेटिक डाइपोल कैसे, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट मिलता है वो उसमें, और डाइपोल मूवमेंट आपका करंट पे डिपेंड करता है, ये वैल्यू डिक्रीज होगी तो मैग्नेटिक मूवमेंट डिक्रीज हुआ, ये वैल्यू जितनी इंक्रीज होगी उसी हिसाब से ये इंक्रीज होगा। अब हम ये बोले कि मैग्नेटिक मूवमेंट क्या हुआ, एक का मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन होगा नीचे की तरफ, जैसे यहाँ पे क्या दिखा रहा है, अंदर की तरफ या बाहर की तरफ, तो अगर हम मान लें कि एक मैग्नेटिक मूवमेंट जो है वो, ठीक है, नीचे की तरफ इंक्रीज किया, अगर कैपिटल एम से लिखें तो समझाने के लिए बस है ये चीज, तो एक क्या हुआ ऊपर की तरफ डिक्रीज किया, तो अगर हम ये निकालें कि नेट चेंज कितने का आया, अगर हम ये बोलें कि वेक्टर फॉर्म, सारी चीजें वेक्टर फॉर्म देखें तो वेक्टरली अगर देखा जाए तो नेट चेंज कितने का आया, ठीक है, चेंज इन मैग्नेटिक मोमेंट, तो जरा देखो तो एक वैल्यू अगर m प्लस
डेल्टा एम की डायरेक्शन नीचे है, तो इसके रिस्पेक्ट में ये वैल्यू अपोजिट डायरेक्शन में है, तो प्लस करेंगे तो उसको माइनस साइन लेके करेंगे, तो माइनस साइन लेके करेंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है, प्लस लगाइए, ब्रैकेट में माइनस साइन, ब्रैकेट में एम माइनस डेल्टा एम, समझने के लिए, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, वेक्टर एडिशन कर रहे हैं दिस और दिस वैल्यू, तो क्या हो जाएगा एम प्लस डेल्टा एम, ये माइनस ये और ये माइनस ये प्लस डेल्टा एम, कितना हो गया, ये एम से एम कट गया तो डेल्टा एम, यानी नेट मोमेंट जो चेंज आया वो डेल्टा एम प्लस एम टू डेल्टा एम, यानी नेट मैग्नेटिक मूवमेंट में चेंज कितने का आ रहा है, ड्यू टू दिस टू डेल्टा एम। जो टू डेल्टा एम मैग्नेटिक मूवमेंट, वो ये पॉजिटिव वैल्यू है, ये वैल्यू जो है आइदर दिस डायरेक्शन और दिस डायरेक्शन में क्या हो रहा है, ठीक है, इंक्रीज हो रहा है। अब देखो होता क्या है कि ये जो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट में चेंज आ रहा है टू डेल्टा एम, वो हमेशा फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, मिलता है, यानी कि इस डायरेक्शन में हमें, ठीक है ना, क्या मिल जाएगा, टू डेल्टा एम वैल्यू का मैग्नेटिक मूवमेंट एक्स्ट्रा मिल जाएगा, यानी कि इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन केस ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल, मैग्नेटिक मूवमेंट, ठीक है ना, इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फील्ड क्या होता है, क्रिएट होता है, ठीक है। तो इस एक्स्ट्रा मैग्नेटिक मूवमेंट की वजह से आपको क्या हो रहा है कि जो मैग्नेटिक मटेरियल है, कौन सा मैग्नेटिक मटेरियल, डायमैग्नेटिक मटेरियल, ये क्या कर रहा है, रिपेल हो रहा है, किसमें, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्रेजेंस में, ये क्या कर रहा है, जहां मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी जाता है उससे ये दूर की तरफ जा रहा है, यानी कि फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो रहा है, इतना मैग्नेटिक मूवमेंट मिल रहा है। फिर से मैं समझा देता हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, पहले के केस में मैं बता रहा था कि डायमैग्नेटिक मटेरियल है, इसमें पेयर्ड, ठीक है ना, सारे इलेक्ट्रॉन क्या है, ऑर्बिटल में पेयर्ड फॉर्म में है, तो उसकी वजह से, ठीक है ना, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ठीक है, इसको हम डायमैग्नेटिक कैटेगरी में डालते हैं। अब होता क्या है कि हम मान लेते हैं कि हाफ ऑफ द इलेक्ट्रॉन अगर क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो हाफ ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयरिंग कुछ इसी तरीके से हमेशा रखी जाती है ताकि एनर्जी क्या हो, स्टेबल सिस्टम हो, सिस्टम स्टेबल के लिए एनर्जी एकदम, ठीक है ना, इसकी मिनिमम, ठीक है, एनर्जी ना मिनिमम होनी चाहिए। तो उस केस में एक का अगर रोटेशन क्लॉकवाइज तो दूसरे का एंटी क्लॉकवाइज, इस तरीके से कुछ फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल की जाती है। तो अगर हम मान लिया हाफ ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज तो हाफ ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज, यही बेस्ट तरीका है इसको समझने का। तो इसकी वजह से मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन के मैग्नेटिक मूवमेंट मिलेगा, इसकी वजह से भी मिलेगा, एक का डायरेक्शन अगर प्लस, ठीक है ना, अगर आउटवर्ड होगा तो एक का डायरेक्शन इनसाइड होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा तो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट जीरो होगा इन प्रीवियस केस। अब जब मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे तो होगा क्या, मोशन ऑफ दिस, ठीक है ना, ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है मान लो v स्पीड से, तो उसकी वजह से क्या होगा, जैसे ही फील्ड लगेगा इसमें एक फोर्स मिलेगा, उसकी डायरेक्शन किधर होगी वो मैंने यहाँ आपको बता दिया। फिर यहाँ पे जो डायरेक्शन, ठीक है, और दोनों केस में क्या हो रहा है, सेंटीपिटल फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है, तो इस केस में जो फोर्स लग रहा है उसकी डायरेक्शन जो ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट थी, तो इस केस में नेट इफेक्ट ऑफ वेलोसिटी डिक्रीज करके, इस केस में जो फोर्स का डायरेक्शन है ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड वो इनसाइड है इन द डायरेक्शन ऑफ क्या हो गया, सेंटीपिटल फोर्स, तो उस केस में नेट फोर्स जो है, वेलोसिटी जो है इंक्रीज कर गई, ठीक है। नेट इफेक्ट ऑफ वेलोसिटी इंक्रीज मतलब करंट वैल्यू इंक्रीज, इन दैट केस मैग्नेटिक मूवमेंट इंक्रीज, इन दिस केस मैग्नेटिक मूवमेंट डिक्रीज। नेट मैग्नेटिक मूवमेंट में चेंज कितने का है, टू डेल्टा एम, विच इज, ठीक है ना, और ये जो मैग्नेटिक मूवमेंट में जो चेंज है टू डेल्टा एम, ये क्या होता है, ऑलवेज अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द बी, और यही वैल्यू से क्या होता है, इतना वैल्यू मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन अपोजिट टू द फील्ड, ठीक है ना, डायरेक्शन ड्यू टू दिस रीजन, ये क्या होता है, इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड डायमैग्नेटिक मटेरियल जो है वो रिपेल करता है, ठीक है। अब ये तो हो गया इसका थ्योरी। अब देखो होता क्या है कि अगर डायमैग्नेटिक मटेरियल है तो उस केस में मान लो इनिशियली उसका मैग्नेटिक फील्ड कितना था, बी नॉट था, और जब हम ठीक है ना, मान लो मैग्नेटिक फील्ड कितना था, बी नॉट, अब जब हम डायमैग्नेटिक मटेरियल को प्लेस कर रहे हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक, तो अभी क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड वो हमेशा क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी से दूर जा रहा है, यानी कि जिधर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो है ज्यादा है उससे दूर भाग रहा है, तो ठीक है। तो बाद वाला मैग्नेटिक फील्ड क्या है फॉर डायमैग्नेटिक मटेरियल, वो लेस है एज कंपेयर टू, ऐसे समझो कि इनिशियली मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बी नॉट है, जब हम किसी डायमैग्नेटिक मटेरियल को प्लेस कर रहे हैं किसी फील्ड एरिया में तो क्या हो रहा है, उसके साथ जो मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएट हो रहा है उसकी वैल्यू क्या हो रही है, प्रीवियस केस के कंपैरिजन में कम हो रही है। ऐसे समझो कि जो डायमैग्नेटिक मटेरियल के साथ एसोसिएट वैल्यू है वो बी की, वो क्या हो रही है, कम है, तो पहले इतना था अभी इतना है,
तो अब हम क्या करेंगे, परमेबिलिटी क्या होती है, रिलेटिव परमेबिलिटी निकालिए। तो रिलेटिव परमेबिलिटी क्या होगा, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल बी की वैल्यू कितनी है, अभी इतनी है, और पहले कितनी थी, बी की वैल्यू बी नॉट। तो अभी रिलेटिव परमेबिलिटी क्या आएगी, लेस देन 1 आएगी, बिकॉज ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू कम है और ये वैल्यू ज़्यादा है। ऐसे समझिए कि मटेरियल है, मान लो कोई मैग्नेटिक फील्ड है बी नॉट, उसकी वैल्यू बी है, बी नॉट है। अभी इन प्रेजेंस ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल फील्ड वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज करके, क्योंकि ये हमेशा उधरी को जाता है जिधर फील्ड वैल्यू कम होती है। तो अभी तो रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ, ठीक है ना, अभी क्या है, इन प्रेजेंस ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल फील्ड वैल्यू बी, और पहले कितनी थी, बी नॉट। तो रिलेटिव परमेबिलिटी कितनी आ गई, 1 से कम आ गई। तो अगर इस फॉर्मूले का यूज करोगे तो मान लो यहाँ जाई की वैल्यू देखो, ये वैल्यू क्या है, 1 से कम है, 1 से कम है, और 1 से कम कोई भी वैल्यू लोगे, अगर उसमें से 1 घटाओगे तो ये वैल्यू निगेटिव आएगी, कन्फर्म है। सपोज 1 से कम वैल्यू कोई भी ले लो, 0 ले लो, तो यहाँ 0 -1 -1, 1 से कम हाफ ले लो, हाफ -1 -1/2। यानी कि अगर हम ये कहें कि फॉर डायमैग्नेटिक मटेरियल ये वैल्यू जाई की वैल्यू क्या होगी, अगर म्यू लेस देन 1 है, इन दैट केस जाई की वैल्यू क्या होगी, ठीक है ना, निगेटिव एंड स्मॉल, ठीक है, निगेटिव एंड स्मॉल। बात समझ में आया। तो इसके बेसिस पे हमने ये डिसाइड कर लिया कि इसकी वैल्यू क्या है, निगेटिव है। ओके, अब बस इतना ही बताना था। इसके बाद से एक चीज और है, टेम्परेचर डिपेंडेंसी, ठीक है। तो देखो, फॉर डायमैग्नेटिक मटेरियल की बात करें अगर, तो डायमैग्नेटिक मटेरियल में अगर हम टेम्परेचर का इफेक्ट देखना चाहते हैं, तो टेम्परेचर बढ़ाने पे होगा क्या कि जो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है, डाइपोल मूवमेंट या मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो इंक्रीज तो करेगा, लेकिन होता क्या है कि हाफ ऑफ द इलेक्ट्रॉन रोटेटेड इन क्लॉकवाइज, हाफ ऑफ द इलेक्ट्रॉन रोटेटेड इन एंटी क्लॉकवाइज। जब आप टेम्परेचर बढ़ाते भी हो तो होता क्या है कि मूवमेंट हाफ ऑफ द इलेक्ट्रॉन का उतना ही बढ़ता है जितना आधे का, मतलब दोनों का अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही बढ़ेगा, तो दोनों नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, अगेन कैंसिल आउट हो जाएगा। इस केस में हम ये कहेंगे कि जो टी है, टी के साथ जो डायमैग्नेटिक मटेरियल का जो नेचर है, मतलब इंडिपेंडेंट है। ऐसे समझो कि टेम्परेचर से ये टोटली इंडिपेंडेंट होता है, बिकॉज इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज और डिक्रीज तो कुछ इफेक्ट होना चाहिए ना, यानी कुछ बदलाव आना चाहिए। लेकिन कुछ बदलाव अगर नेचर में नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कर रहे हैं, नेट इफेक्ट को फिर से जीरो कर दे रहे हैं। तो इसलिए हम कहेंगे कि टेम्परेचर के साथ डायमैग्नेटिक मटेरियल की रिलेशन नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या हो रहा है, नेट मैग्नेटिक मोमेंट प्रीवियस केस में, या टेम्परेचर बढ़ा दो या घटा दो के केस में भी क्या हो रहा है, बैलेंस रह रहा है, नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो मिल रहा है। अगर नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो मिल रहा है तो इन दैट केस आपका टेम्परेचर से ये इंडिपेंडेंट होगा। अब इसके बाद की जो थ्योरी है फॉर द पैरामैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, वो अगले लेक्चर में हम करेंगे। और व्हाट इज द, ठीक है ना, क्यूरी टेम्परेचर ये क्या होता है, उस पर जो है नेचर ऑफ मटेरियल का बिहेवियर चेंज हो जाता है या कैसे चेंज होता है, उसकी बात हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, तो हम उम्मीद करते हैं कि ये वाला पॉइंट आपको समझ में आया होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब आप डायमैग्नेटिक मटेरियल का नेचर आप जान गए, कैसे ये चीज़ें, ठीक है, कैसे एक्ट कर रहा है ये सारी चीज़ें, तो फिर आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, क्योंकि इस पे बेस क्वेश्चन थ्योरी में आपको मतलब जो है न्यूमेरिकल तो ठीक है, लेकिन न्यूमेरिकल तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है आ जाए, इसकी वैल्यू पूछ ले कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है ना, इन टर्म्स ऑफ जाई, या म्यू के रिस्पेक्ट में पूछ ले। तो म्यू के रिस्पेक्ट में अगर बोलेंगे तो म्यू के रिस्पेक्ट में, ठीक है, डायमैग्नेटिक के लिए म्यू की वैल्यू क्या होती है, लेस देन 1, और जाई की वैल्यू पूछा जाएगा तो इस फॉर्मूले से आप देख लेंगे, अगर म्यू लेस देन 1 है तो जाई की वैल्यू निगेटिव और स्मॉल, ठीक है, यानी निगेटिव आएगी। ओके, तो बाकी हम अगले लेक्चर में देखेंगे। ओके, टाटा, बाय बाय।